So, well, now we are continuing with this topic, warehouse ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। मतलब कि वेयर हाउस को चलाने के लिए, उसको फंक्शन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत बनाना, कुछ फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है, तभी वो करेगा। लाइक देखो, अगर आपको ट्रेन चलाना है तो उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या चाहिए आपको, कि भाई एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि जिसपे आप रेलवे लाइन ट्रैक्स बिछा सके तो आपकी ट्रेन चलेगी। राइट, ट्रक चलाने के लिए आपको रोड्स चाहिए, तब आपकी गाड़ी चलेगी। वैसे ही ऑपरेट करना है, अगर किसको, वेयर हाउस को ऑपरेट करना है, तो कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते हैं क्या है ये चीज। वेल, तो पहला प्रिंसिपल है डिजाइन क्राइटेरिया। तो क्या डिजाइन क्राइटेरिया होनी चाहिए? तीन क्राइटेरिया है आपकी, नंबर ऑफ स्टोर्स, हाइट एंड प्रोडक्ट फ्लो। तो अगर आप जब एक वेयरहाउस बना रहे हो या आप देख रहे हो वेयरहाउस लेने के लिए, तो कितने फ्लोर्स है वो आपको देखने की जरूरत है कि स्टोरेज के लिए रिक्वायरमेंट है, या आपका ऐसा प्रोडक्ट है, या आप इस तरीके की चीजें स्टोर करना चाहते हो कि आप फ्लोर्स पे नहीं कर सकते हो उसको, तो वो भी चीज आपको कंसिडर करनी है। राइट, सेकेंड वन इज हाइट। बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है ये कि हाइट क्या है उस चीज के लिए। मैनी अ टाइम प्रोडक्ट का साइज वैसा नहीं रहता है, लेकिन उस प्रोडक्ट को लाने के लिए जो व्हीकल होते हैं वो इतने ह्यूज होते हैं कि वो आपके वेयरहाउस के अंदर आ सके। एंड सेकेंडली, मैनी अ टाइम जैसे कि फूड इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इवन दो आपको बहुत ज्यादा पाइलअप करके रखना नहीं है उसे, लेकिन वेंटिलेशन के लिए वी नीड गुड अमाउंट ऑफ हाइट। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट फ्लो। आपका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि प्रोडक्ट इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हुए निकलते चले जा रहा है। ये यहां पर एक डायग्राम है आपके लिए। मेक श्योर कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आप लोग इसे जरूर बनाएं। राइट, तो रिसीविंग एरिया है आपका, आपने माल रखा एक जगह, यहां पे जो बल्क आइटम है आपके वो आपने स्टोर कर दिए, और ये समझो कि आपने ऐसे रैक बना के रखे थे, रैक के ऊपर एक माल आपने रख दिया। ठीक है, ये ऑर्डर पिकिंग एरिया हो गया आपका। ठीक है, बाहर से अगर ऑर्डर आता है, कुछ आता है, यहां से आपने माल रिसीव किया, यहां से आपने पिक किया, फिर पैकेजिंग, यूनिटाइजिंग जो किया आपने, उसको माल को पैक किया, टैग किया, और फिर यहां से आपका प्रोडक्ट बाहर निकल गया। सेकंड आपका जो है, फर्स्ट क्या था हमारा, डिजाइन क्राइटेरिया। फर्स्ट वन वाज डिजाइन क्राइटेरिया, डिजाइन क्राइटेरिया था। दूसरा क्या है हमारा, हैंडलिंग टेक्नोलॉजी। मतलब कि आप प्रोडक्ट को हैंडल करोगे, उसको उठाओगे, कहीं लेके जाओगे, तो कौन सी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके लिए आपको सर्टेन पॉइंट पहले से डिसाइड करके रखना है। तो वो पॉइंट क्या है कि योर मूवमेंट शुड बी इन कंटिन्यूएशन। मतलब ऐसा नहीं कि आप है ना गाड़ी पे माल ले जा रहे हो, ट्रॉली पे माल ले जा रहे हो, सामने से कुछ और सामान है और आप वहां पे खड़े हुए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूएशन में होना चाहिए कि माल यहां से लेके गए तो वहां चले गया, वहां से वहां चले गया। सेकंड पॉइंट जो है आपका, मूवमेंट स्केल इकोनॉमिक्स। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट को ये और ज्यादा एलॉबरेट कर रहा है। विच सेज दैट यूज टेक्नोलॉजी टू हैंडल गुड्स एट ऑप्टिमम स्केल टू रिड्यूस कॉस्ट। मतलब क्या होता है ना, मेक श्योर कि आपने एक बार प्रोडक्ट को उठाया तो फिर कहीं रखा, फिर कहीं उठाया, फिर कहीं रखा, फिर कहीं उठाया, लोड अनलोड, लोड अनलोड, टाइम वेस्ट होगा, कॉस्ट बढ़ेगा। मेक श्योर कि आप इस तरीके से चीजों को लेके जा रहे हो, इस तरीके से प्लान आपने किया है, इस तरीके से आपके पास इक्विपमेंट और मशीनरी है कि आप एक ही बार प्रोडक्ट को लेके गए और मूव करते 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 लेके चले गए। तो कंटिन्यूएशन भी हो गया एंड स्केल ऑफ मूवमेंट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड क्राइटेरिया है आपका, दैट इज स्टोरेज प्लान। आपको प्लान करना जरूरी है कि माल आया तो इसको कहां कहां पे स्टोर करने की जरूरत है। अभी यहां पे जो आपके पास डायग्राम बना हुआ है, स्टोरेज स्पेस फॉर लो वॉल्यूम प्रोडक्ट, ये आपने नीचे रख दिया। मतलब समझो कि एक रैक बनाया है आपने, ऊपर आपने लो वॉल्यूम प्रोडक्ट रखा है और नीचे जो है वो हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट रखा है, जो बड़े बड़े, यहाँ पे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा आपका स्पेस ले रहा है या जो भी ले रहा है उसके लिए आप चीजें डिफाइन करोगे। लेट्स टेक एग्जांपल, हमारे घर में आप देखोगे रेफ्रिजरेटर इस तरीके से कुछ है। ठीक, तो यहाँ पे जो चिल्ड करना है, फ्रीजर जो होता है, उसको हमने ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, उसके पीछे का साइंस अलग है कि ऊपर की जो ठंडी हवा होती है वो उस तरीके से नीचे फ्लो हो, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप फ्रीज खोलते हो तो यू विल सी कि जो वाटरमेलन है या पानी की बोतल है वो सब आप नीचे की तरफ रखते हो, और जो आपका बटर है, ब्रेड है, जैम है, वो आप यहां पे स्टोर करते हो। दैट मीन्स हाई वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट आप नीचे रख रहे हो, लो वॉल्यूम या जिसकी मूवमेंट ज्यादा है, जिसका फ्रिक्वेंट यूज है, उसको आप सामने की तरफ रख रहे हो। सेम वे आप इस तरीके से अपने वेयर हाउस में भी अपने सामान को रखोगे। तो स्टोरेज प्लान किस तरीके से बनाओगे आप यहाँ पे,
यू विल क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक लेआउट, एक स्ट्रेटेजिक लेआउट रहेगा। स्ट्रेटेजी मतलब कि विथ अवेलेबल रिसोर्सेस यू विल ट्राई टू अचीव ऑप्टिमम रिजल्ट फॉर व्हाट, फॉर स्टोरिंग आइटम्स कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक एक्सेसिबिलिटी, स्टोरेज डेंसिटी एंड रिट्राइवल एफिशिएंसी। ठीक है, अब यहां पे समझो कि आपने मसाले रखे हुए, तो आप तो दरवाजे पे ही मसाले रख देते हो ना, क्योंकि बार बार हाथ डालना है निकालना है, तो वो आपको आसानी होनी चाहिए। सेम वे आप जब वेयरहाउस में, तो डिपेंड कि वो प्रोडक्ट कैसा है, वो महीने में एक बार निकलता है, अब उसको कॉर्नर में रखो, वो हैवी है अब उसको नीचे रखो। आई होप स्टोरेज प्लान भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे वो है टाइप्स ऑफ वेयरहाउस। वेयरहाउस के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं वेयरहाउस के टाइप्स। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स। एक है आपका पब्लिक, सॉरी पहले हम लेते हैं प्राइवेट वेयरहाउस, दूसरा है आपका पब्लिक वेयरहाउस, ठीक है, एंड थर्ड वन इज योर कॉन्ट्रैक्ट वेयरहाउस। कॉन्ट्रैक्ट वेयरहाउस, तो आपने ऑलरेडी प्राइवेट और पब्लिक के बारे में पहले भी पढ़ा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ कंपनी, जॉइंट स्टॉक, ये वो सारी चीजें रहती है ना। तो प्राइवेट कंपनी की जहां पे प्रोप्राइटरशिप जो होती है किसी इंडिविजुअल की होती है, और पब्लिक मतलब क्या, आप सीधा बोलते हैं गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट किसकी है, पब्लिक की। मतलब रेलवे किसका है, हम सबका मिलके हमारा हिस्सा है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये चेयर किसकी है, ये चेयर मोहम्मद सर की, ये मेरी है। रेलवे किसका है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट किसकी, हम सारी की है, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। अब विद रिस्पेक्ट टू वेयरहाउस देखते हैं कि क्या है। तो रेदर देन गोइंग उसके कंटेंट में, हम इस डिस्टिंग्विश बिटवीन को अच्छे से कर देंगे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, इस डिस्टिंग्विश बिटवीन को आप मेमोराइज कर लो, क्योंकि एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट आता है प्राइवेट वेयरहाउस, पब्लिक वेयरहाउस, यू कैन स्ट्रेट अवे मेक पॉइंट्स फ्रॉम हियर। तो इतना सिंपल है करने के लिए, आई विल गिव यू अ कोड सेशन कंप्लीट होने के बाद, इसके एक्सप्लेनेशन के बाद इजीली आपको होगा। तो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया रखी है, ये यहाँ पे क्राइटेरिया रखी है कि किसके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश बिटवीन कर रहे हैं, प्राइवेट वेयरहाउस एंड पब्लिक वेयरहाउस। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो एमबीए लेवल पे ज्यादा डिटेल में है, ग्रेजुएशन लेवल पे है नहीं, तो हम ये दोनों ही करेंगे। ओनरशिप देखते हैं, ओन्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सक्लूसिव यूज, ओन्ड बाय थर्ड पार्टी एंड शेयर्ड बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हमने 20 लोग मिलके एक वेयरहाउस खरीदा है या एक वेयरहाउस लिया है, ठीक है। सेकंड है आपका ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी, किस पे ज्यादा रहेगी, दिखती बात है जो प्राइवेट है, और जो पब्लिक है उसमें लिमिटेड रहेगा। वो बोलेगा नहीं भाई कल मेरा माल निकलने का, तू बाद में निकालना। वो बोलेगा नहीं मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मेरा माल खराब हो जाएगा, क्योंकि शेयर कर रहे हैं ना वहां पे, ठीक है। थर्ड इज ज्योग्राफिकल फ्लेक्सिबिलिटी, ये कहां पे होगी, कंपनी के पास में ये लोग रखेंगे, लेकिन ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। ये जहां पे ट्रांसपोर्टेशन हब है, जहां है वहां पे लोग इकट्ठा मिलके लोग लेंगे ना। अब मेरी मैन्युफैक्चरिंग बांद्रा में है, किसी के खार में है, किसी की सेंटा क्रूज में है, तो इंडिविजुअल अगर मैं जा रहा हूं बैंड्रा में, मैंने वेयर हाउस डाला तो प्राइवेट हो गया। हम तीनों ने बोला नहीं यार मैं अकेले वेयर हाउस में डालते, तीनों मिलके डालते, चलो अंधेरी में डालते क्योंकि वहां पे एयरपोर्ट है, या दादर में डालते वहां से ट्रेन निकलती है, तो तीनों मिलके वेयर हाउस कहां पे डालेंगे, दादर स्टेशन के पास। तो नॉर्मली आपको जो पब्लिक वेयर हाउस मिलेगा वो ट्रांसपोर्टेशन हब के करीब में मिलेगा, ठीक है, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी कि ये वहां वहां डाल रहा है, लेकिन प्राइवेट वाला अपने पास ही रखेगा। कंट्रोल ऑब्वियसली प्राइवेट का जो है कंट्रोल ज्यादा रहेगा, ऑपरेशन सिक्योरिटी वगैरह पे इनके लिमिटेड रहेंगे यहाँ पे। ऑपरेटिंग कॉस्ट दिखती बात है यहाँ पे ज्यादा आएगा, इंडिविजुअल मुझे पूरा खर्चा उठाना है, यहाँ पे तो हम मिलके शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट नीचे आएगा। टैक्स बेनिफिट दिखती बात है, टैक्स बेनिफिट है जो प्राइवेट ओनरशिप है जिसके पास उसको मिलेगा, और डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिल पाता है लोगों को, क्योंकि वहां पे कोई ओनर है ही नहीं वैसा, ठीक। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ठीक है, यहां पर आप लार्ज स्केल पर माल ला सकते हो, यहां पे नहीं ला सकते हो लार्ज स्केल पे। क्यों नहीं लेकर आ सकते हो भाई, समझ जाओ, सब मिलके कर रहे हैं ना। सुटेबिलिटी आइडियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद कंसाइनमेंट एट हाई वॉल्यूम, यहाँ पे छोटे मोटे टर्म, लॉन्गर टर्म कमिटमेंट इज कॉमन, मेरा अपना है तो लंबा लेके चलूंगा, यहाँ पे कोई बीच में बोल देगा नहीं भाई मुझे नहीं चलाना है। नाउ लेट्स सी कि इसके टर्म्स याद कैसे रखेंगे, कौन से टर्म्स ये वाले, ओनरशिप, ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी, जियोग्राफी, ये जो भी है। इसके लिए आई एम गिविंग यू कोड ओवर हियर ऑन द राइट साइड, यू कैन राइट ओजी कोड टेस्ट, ये आप नोट्स में देख लेना। ओनरशिप, ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी, जियोग्राफिकल फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टैक्स बेनिफिट, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, सुटेबिलिटी एंड टर्म। एक बार आप ये टर्म्स को देखो, एक बार निमोनिक्स देखो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन these two, that is private warehouse and public warehouse. next देखते हैं क्या है नेक्स्ट, warehousing strategies। भाई क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम लोग, या वेयरहाउस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, देखते हैं। तो के 5 स्ट्रेटेजीज दी गई है यहाँ पे, कौन कौन सी है, प्रेजेंस सिनर्जी, इंडस्ट्री, लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, ऑपरेटिंग।
अच्छा सर, ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी कुछ सुना है, लोकेशन, इंडस्ट्री, प्रेजेंस मतलब क्या हो गया, कहां पे मौजूद है, मार्केट प्रेजेंस। इंडस्ट्री मतलब क्या हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी की बात हो रही है। लोकेशन आपको मालूम है, मार्केट से नजदीक, दूर, क्या क्या है ना, अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात किए थे हमने। देन स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स, कहां पे ज्यादा बड़ा काम होगा, वो स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स अलग था, डिस्टिंग्विश, वहां पे इंडिविजुअल की बात चल रही थी। ठीक है, ये यहाँ पे स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब माल ज्यादा कहां रहेगा, माल ज्यादा कहां रहेगा, पब्लिक में रहेगा। सबके है ना बहुत सारा, 2000 किलो है, प्राइवेट में 1000 किलो, लेकिन एक टाइप का माल है, अंगूर है तो अंगूर है। यहाँ पे 2000 किलो में कुछ खजूर है, कुछ अंगूर है, कुछ ऑरेंजेस है, कुछ एप्पल है, तो माल की क्वांटिटी ज्यादा होगी। देयर वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट। ठीक है सर, ये याद कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज है भाई, वेयर हाउस हम आसानी के लिए कर रहे हैं। किस चीज की आसानी के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के आसानी के लिए, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो। तो आराम किस पे किया जाता है, पिलो के ऊपर, तो यहां पे पिलोस लिख दोगे। पी प्रेजेंस सिनर्जी, आई इंडस्ट्री, एल लोकेशन, ओ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, एस स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स। याद हुआ कि नहीं हुआ? अगर मजा आया तो और लोगों को बताओ कि इस तरीके से आपने वेयर हाउसिंग की स्ट्रेटेजी 2 मिनट में सीख लिया, और उनको बोलो आप भी सीखो यहाँ पे। ठीक है, ये एक डायग्राम आप कुछ बुक्स के अंदर देखोगे तो किस तरीके से यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया गया, आप भी एग्जाम में बना सकते हो। तो नॉर्मली लोग प्राइवेट, कॉन्ट्रैक्ट एंड पब्लिक आपने लिख लिया, ये आपका पिलोज आ गया, प्रेजेंस, सिनर्जी, इंडस्ट्री, लोकेशन, ऑपरेटिंग एंड स्केल इकोनॉमिक्स, इतना लिख लिया। सर ये एरो कैसे बनाने का, रट्टा मारने का, यहाँ पे बेटा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल सी चीज है। प्रेजेंस सिनर्जी मतलब कि कहां पे प्रेजेंस ज्यादा रहेगी, मार्केट के नजदीक। तो मेरी कंपनी के पास है या मेरी दुकान के पास मैं वेयर हाउस डालूंगा तो इंडिविजुअल हो गया, तो प्राइवेट को ज्यादा हैवीनेस मिलेगा। ठीक है, इंडस्ट्री की मतलब बड़ी बात हो गई, बड़ी बात आ गई पब्लिक। लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी मेरे पास रहेगी क्या, एज अ इंडिविजुअल नहीं, मैं तो मुझे मेरी दुकान के पास ही चाहिए। पब्लिक वाले के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो कहीं पे भी डाल रहा है, दादर में डाल रहा है, एयरपोर्ट के पास डाल रहा है। ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी किसके पास होगी, मेरे पास होगी, इंडिविजुअल है ना, मुझे जब माल निकालना रहेगा मैं तब माल निकाल सकता हूं। ठीक है, वेयर एज पब्लिक के अंदर उस तरीके से मामला नहीं होगा। राइट, स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स कहां पर होगा, यहां पे। देयर वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, मतलब मेरे ही 1000 किलो अंगूर है, लेकिन पब्लिक में यहां पे 1000 किलो अंगूर भी है, 500 किलो संतरे, 500 किलो सेब। राइट, तो इस तरीके से आप रख सकते हो, और एरो का भी रट्टा मारना है तो यू कैन डू। पिलोस का कोड आपको याद है, प्रेजेंस, इंडस्ट्री, लोकेशन, ऑपरेशन एंड स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहला और चौथा एरो प्राइवेट के तरफ आएगा। आई होप आपको ये क्लियरली अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोकेशन कंसिडरेशन, मतलब कि आप कंसिडरेशन में लोगे किस चीज के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन। अगर वेयर हाउस आपको चूज करना है तो आप तय करोगे ना भाई कहां पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। राइट, तो कौन कौन से यहां पे, प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर, अगर ये बना लिया तो सबसे सुपर्ब है कि कस्टमर जहां पे वहां पे नजदीक, वो तो प्राइवेट की तरफ जाएगा, यू कैन ऐड दैट पॉइंट ओवर हियर। ठीक है, नॉर्मली आप देखोगे अभी जैसे बोट हो गया, उसके लिए पूरे मुंबई वाले उसके कस्टमर है, तो उसने अपना वेयर हाउस बनाया भिवंडी में। वो चाहता तो पुणे में बना सकता था, नासिक में बना सकता था, लेकिन नहीं, भिवंडी में बनाया कि नहीं, इमीडिएटली माल जाना चाहिए, आज ऑर्डर आया कल पहुंचना चाहिए। राइट, तो प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी कस्टमर होता है, यानी कौन है। नेक्स्ट यू विल कंसीडर व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई रोड है कि नहीं, रेलवे है कि नहीं, ठीक है, वाटरवेज है कि नहीं, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपका वेयरहाउस तक के माल पहुंचेगा ना। आपने जंगल में ले लिया, जगह सस्ती थी, रोड ही नहीं है, क्या करोगे। ठीक है, थर्ड इज कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस, आपको देखना है कि ये वेयरहाउस लेने के बाद कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको। मे बी आपका जो कॉम्पिटिटर है उसको सस्ते में मिल रहा है तो कॉस्टिंग कम आएगी, या उसको सस्ते में नहीं मिल रहा है, उसके कस्टमर के नजदीक है तो कस्टमर को माल जल्दी मिलेगा, कस्टमर सर्विस इंप्रूव होगी, तो दैट विल गिव कॉम्पिटिटिव एज टू हिम, तो वो चीज आपको भी कंसीडर करना है। मार्केट डिमांड देखना है, रिस्क असेसमेंट, नुकसान क्या हो सकता है, डैमेजेस, ठीक है, लीगैलिटी, एनवायरमेंट, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन, ये पॉइंट जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आया, सेम यू कैन राइट ओवर हियर। सप्लायर प्रॉक्सिमिटी, अगर आप उसको एज अ रॉ मटेरियल स्टोर करने के लिए रह रहे हो ताकि आपकी फैक्ट्री में काम हो सके, तो सप्लायर वहां तक के माल पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉस्ट फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर कितना सस्ता पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। इसके लिए मोस्टली आप देखोगे वेयर हाउसेज जो है वो सिटी और रिटेल स्पेस से बड़े, जहां पे स्टॉक करना है उसको दूर ही रखा जाता है। ठीक है, अगेन यू कैन इजिली रिमेंबर दिस बाय पिक मिस्टर ASC। ठीक है, पीक मांग रहे हो, मिस्टर कौन, मिस्टर ASC, आर्ट साइंस कॉमर्स, आर्ट साइंस कॉमर्स का जो मिस्टर फ्रेशर है ना, उसको बोले भाई एक पिक्चर दे दे तेरी, पीक मिस्टर ASC, प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, मार्केट डिमांड, रिस्क असेसमेंट,
एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन, सप्लायर प्रॉक्सिमिटी एंड कॉस्ट फैक्टर। आई होप आपको अच्छे से याद हो गया। इसका कंटेंट आप जाके नोट्स में गो थ्रू कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन आपका यहां पे क्लियर हो गया, एज वेल एज किस तरीके से पॉइंटर्स याद रखना है वो भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वेयर हाउसिंग कॉस्ट। कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वेयर हाउस अगर आप ले रहे हो, बना रहे हो, कौन से फैक्टर आपको अफेक्ट करेंगे उसकी कॉस्टिंग में, कि भाई कितने का बनेगा, या रेंट पे ले रहे हो तो रेंट ज्यादा लगेगा कम लगेगा। सबसे पहले साइज ऑफ वेयर हाउस दिखती बात है यार, अब 10 बाई 10 का वेयर हाउस तो बनाओगे नहीं। अब 1000 स्क्वायर फीट का ले रहे हो कि 10,000 स्क्वायर फीट का ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके बेसिस पर आपको कॉस्ट गिरेगा। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आप किस तरीके का प्रोडक्ट रखना चाह रहे हो, ठीक है। पहाड़ी के ऊपर आपने वेयर हाउस बना दिया और आपका सामान बहुत हैवी हैवी है, रोड पे इतने टन से कि आपको ले ही नहीं जा सकते उसको, तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट आपको मैटर करता है। या आपने समझो कि लिक्विड जो है आपका बड़े बड़े टैंकर में जा रहे हो और पहाड़ी पे बनाया, अब पहाड़ी पे आपकी जो गाड़ी चलेगी इस डायरेक्शन में चलेगी, और टैंकर जब आपका चलेगा तो उसके अंदर लिक्विड आपका इस पोजीशन में होगा, दैट मींस इतना वॉल्यूम आपका खाली जा रहा है, और पूरा लिक्विड भर दोगे तो डेंजर हो जाएगा। तो लिक्विड की स्टोरेज के लिए आप पहाड़ी के ऊपर नहीं ले सकते हो, राइट। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल मेक अ मेजर इंपैक्ट कि आपको कैसा वेयर हाउस लेना है, और उसके वजह से अगर आपको जरूरत है तो आपको खर्च तो करना पड़ेगा। इन्वेंट्री, ऑलरेडी इसके ऊपर हम आगे टॉपिक करने वाले और काफी कुछ आप समझ चुके हो। कस्टमर सर्विस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इतनी जगह वेयर हाउस ले लिया कि माल आने में इतना टाइम लग रहा है, कस्टमर नाराज हो जा रहा है। होना ये चाहिए कि नहीं सर आज हमारे पास नहीं है, आप ऑर्डर दे दीजिए, कल परसों तक लाके दे देंगे, तो भी कस्टमर रुक जाता है, राइट। एंड फिफ्थ वन है आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अगेन रेपुटेशन है यहां पे, आपने जंगल में वेयर हाउस बना लिया, रोड ही नहीं है, आप वहां पे लेबर लेके माल उठा के, वो लोग पहले रोड तक के जा रहे हैं, फिर वहां से आपका माल आगे लोड होके जा रहा है, लेबर का कॉस्ट बढ़ेगा, स्लो हो जाएगा मामला, वेर एंड टेयर ज्यादा आएगा। तो आप ऐसा देखोगे कि जहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो उस चीज को लेने के लिए हो सकता है यू हैव टू पे प्रीमियम। आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगेन SI ST ICT, ठीक है। ST आप कैसे भी याद रखो, आपके ऊपर है, ST बस ये वो, या अलग टर्मिनोलॉजी में भी ले सकते हो। ICT इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके बेसिस पे तो हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो ST ICT से यू कैन रिमेंबर दिस फैक्टर्स अफेक्टिंग वेयर हाउसिंग कॉस्ट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एंड हाउ टू रिमेंबर दिस टर्म्स वो भी आपको हो गया ST ICT। और इसका कंटेंट अगर आपको और डिटेल में रीड करना है, मेमोराइज करना है, नोट्स पे जाओ, गो थ्रू करो। आई बिलीव वेयर हाउसिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया। वापस पूरा रिवाइज कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो, एक बार नोट्स देख लो, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।